सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि के जितने भी प्रकार हैं या जितने भी उनके उदाहरण बनते हैं उन सभी की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, संधि है या संधि कहते हैं कि संधि किसको कहते हैं ये हमने बताना है। दो पदों का मेल, दो दूरवर्ती पदों का मेल या दो वर्णों का मेल या इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को रोक करके आप भी इन सभी प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पेपर में प्रश्न आते हैं उसी तरह से हम ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और आपको ये भी पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपकी कितनी तैयारी है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा कि दो पदों का मेल संधि में नहीं होता है। दो दूरवर्ती पदों का मेल, दूरवर्ती पद नहीं होते हैं। कौन से पद होते हैं? समीपवर्ती होते हैं। या दो वर्णों का मेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दो वर्णों का मेल। ठीक है। और जो दो वर्णों का मेल होगा वो कौन से वर्ण होते हैं? वो समीपवर्ती वर्ण होंगे, जो बिल्कुल क्लोज होंगे, पास पास में होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संधि कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती है? संधि कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती है? एक पद में, समास में, धातु उपसर्ग में या वाक्य में? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका आंसर आपने बताना है क्या होगा। तो देखिए, एक पद में तो संधि कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती है। अब जो पूरा वाक्य होगा वहाँ पर संधि होगी, पूरे वाक्य में आवश्यक नहीं मानी जाती है, लेकिन धातु उपसर्ग में भी होती है। ठीक है ना, क्योंकि उपसर्ग लगे होते हैं, फिर धातु होती है या शब्द होते हैं, जैसे कि प्रति प्लस एक है, प्रत्येक हो गया, उसमें उपसर्ग थी, बाद में शब्द था। ठीक है। समास में भी हो सकती है, एक पद में भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन किस में नहीं होगी? वाक्य में। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरणे संहिता पदेन सूच्यते, कि व्याकरण में संहिता पद से सूचना दी जाती है या सूचित होता है। क्या होता है? संधि, लोपः, समासः, कारकः। तो व्याकरण में संहिता पद किसको सूचित करता है ये हमने बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संधि ही। जो संहिता का मतलब ही क्या है? संधि है। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए कि संधि के कारण हो सकता है, संधि के कारण क्या हो सकता है? लोप, दो में से एक का द्वित्व या कोई नया वर्ण या उपयुक्त तीनों परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, संधि के कारण क्या हो सकता है? उपयुक्त तीनों, क्योंकि लोप भी हो सकता है, लोप भी होता है कई जगह पर, कई जगह नया वर्ण भी बन जाता है। ठीक है, जैसे गुण संधि है कि अ और ई ये दोनों तो खत्म, गायब हो गए ना, अब इनकी जगह में क्या बन गया? ए बन जाता है। इस प्रकार से एक नया वर्ण बन जाता है। दो में से एक का द्वित्व हो जाना और द्वित्व भी हो जाता है। तो ये तीनों परिवर्तन होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि अचसंधि कहते हैं। अब हमने बताना है कि अचसंधि किसको कहते हैं। देखिए, व्यंजन संधि को, विसर्ग संधि को, स्वर संधि को या इनमें से कोई नहीं। तो अचसंधि किसको कहते हैं? ये कहते हैं स्वर संधि को। किसके कहते हैं? स्वर संधि को अचसंधि कहते हैं। और व्यंजन संधि को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि को कहते हैं हल संधि। क्या कहते हैं? हल संधि कहते हैं संस्कृत में। और विसर्ग संधि को तो विसर्ग संधि ही कहते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए कि हल संधि में विकार होता है। हल संधि में विकार होता है। विकार तो होता ही है, क्योंकि जब दो वर्णों का मेल होगा, समीपवर्ती वर्णों का मेल होगा, एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण जो है, इन दोनों के बीच में संधि होगी, तो कोई ना कोई विकार तो होगा ही। तो वो विकार हल संधि में बताना है कि क्या विकार होता है। व्यंजन का, विसर्ग का, स्वर का या उपयुक्त तीनों का। तो देखिए, हल संधि में जो विकार होता है वो होता है व्यंजन का, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि हल संधि किसको कहते हैं? जो व्यंजन संधि होती है, तो इसमें व्यंजनों का विकार होता है। क्या स्वरों का भी होता है या विसर्गों का भी होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो हल संधि है इसमें तो एक ही विकार होगा, व्यंजन का विकार होता है। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है कि वाक्य में संधि करना अथवा न करना, ये हमने बताना है ऑप्शन के अनुसार कि ऐच्छिक है, निषिद्ध है, उपयुक्त दोनों हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो देखिए, वाक्य में संधि करना अथवा न करना ये क्या है? ऐच्छिक है, निषिद्ध नहीं है, निषेध नहीं कर सकते, ऐच्छिक है। अगला प्रश्न देखिए, धातु और उपसर्ग में संधि करना, धातु और उपसर्ग में संधि करना है, ऐच्छिक है, निषिद्ध है, अनिवार्य है या उपयुक्त तीनों हैं। तो धातु और उपसर्ग में संधि करना हमने बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनिवार्य है। धातु और उपसर्ग में अगर संधि हो रही है तो वो संधि करना अनिवार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि संहिता का तात्पर्य है। संहिता शब्द का अब तात्पर्य बताना है कि इसका अर्थ क्या है। श्रेष्ठ पदीयता, परः सन्निकर्षः, पदार्थ संबंधः, वाक्यार्थ संबंधः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परः सन्निकर्षः संहिता। संज्ञा सूत्र भी में हमने पढ़े थे। ठीक है, तो परः सन्निकर्षः संहिता, ये संहिता का क्या होगा? तात्पर्य होगा, अर्थ होगा, इसकी परिभाषा भी होगी। अगला प्रश्न देखिए, हल संधि कहते हैं। अब हल संधि किसको कहते हैं? स्वर संधि को, विसर्ग संधि को, व्यंजन संधि को या मुख संधि को? तो ये प्रश्न हमने आपको बता दिया था कि हल संधि कहते हैं व्यंजन संधि को। अगला प्रश्न देखेंगे, संधि है, संधि क्या है? पद विधि है, वर्ण विधि है, इनमें से दोनों हैं कि या फिर ये दोनों हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण विधि, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये आपके सामने दे रखा है कि निमिज्जुत्यंदोर किरणेर स्वी अंकः इत्यत्र कति संधि स्थलानि। इस पद में हमने बताना है कि कितनी जगह संधि हुई है, त्रीणि, पंच, द्वे या चत्वारि। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा चत्वारि। ठीक है, 4 जगह इसमें संधि हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, संहिता कुत्र विवक्षा अधीना भवति। संहिता कहाँ पर विवक्षा अधीन होती है? ये हमने बताना है कि समास में, एक पद में, वाक्य में या धातु और उपसर्ग में। ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन को देख करके हमने बताना है कि संहिता की विवक्षा अधीन होती है, किसमें होती है? वो अधीन होती है वाक्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, वाक्य में। अगला प्रश्न है, व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है। व्याकरण में से संबंधित संधि नहीं है, यह हमने बताना है। मुख संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या फिर विसर्ग संधि। तो इन चारों में से हमने बताना है कि व्याकरण से संबंधित जो संधि नहीं है वो कौन सी है? तो वो होगी ऑप्शन नंबर ए, मुख संधि। जो मुख संधि हैं, ये मुख, प्रतिमुख, विमर्श, निर्वहन, ये जो संधियां हैं ये प्रयोग होती हैं वेद में। ठीक है, तो जो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है, ये तीनों व्याकरण में प्रयोग की जाती हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, संधि निम्नलिखित में से किन में अवश्य करनी चाहिए? एक पद में करनी चाहिए, समास में करनी चाहिए, धातु और उपसर्ग के मध्य में या उपरोक्त सभी में? तो एक पद में तो हो ही सकती है संधि। ठीक है, उसके पश्चात समास में भी करनी है। धातु और उपसर्ग के मध्य ये तो करनी ही है, क्योंकि एक प्रश्न भी आया था अभी, उसमें हमने देखा था कि धातु और उपसर्ग के मध्य संधि होनी चाहिए। इसके पश्चात उपयुक्त सभी या फिर सभी में होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, अवंग आदेशः कस्य स्थाने भवति। कि जो अवंग आदेश है वो किसके स्थान पर होता है, ये बताना है। आद्यस्य, सर्वस्य, अंत्यस्य या मध्यस्य। तो जो अवंग आदेश होगा वो कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंत्यस्य। ये कहाँ पर होता है? अंत में होता है। अब आदेश कहाँ पर होगा? बाद में। ठीक है, अगला प्रश्न, दध्यत्र शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति। दध्यत्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? द प्लस द्यत्र
दधि प्लस में अत्र, दध यत्र या दध्य प्लस त्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दधि प्लस में अत्र। अब देखिए जो दधि है इसमें जो ई है, ये इसकी जगह पर क्या बन गया, य बन गया, ठीक है। और इससे पहले का जो आधा ध था वो इसमें से ई निकल गया तो आधा ध रह गया, और फिर यह था, ये आधा आएगा, लेकिन बाद में जो स्वर होगा, अब इसके बाद में अत्र है, अत्र का जो अ है वो य में जुड़ गया और त्र वैसा, तो दध्यत्र शब्द बन जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इत्यादयः में संधि है, इत्यादयः में संधि है, कौन सी है, यण, गुण, दीर्घ या वृद्धि। देखिए इसका सही आंसर तो वैसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यण संधि। लेकिन यण संधि किस तरह से होगी, इनकी पहचान क्या है। दीर्घ संधि का मतलब है इसमें दीर्घ स्वर होगा, जो समान अक्षर होते हैं वो क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। जैसे कि अ या आ है, अगर उसके पश्चात भी यही है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह आ हो जाता है। वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में आई और औ ये मात्राएं होती हैं। गुण में ए की मात्रा और ओ की मात्रा होती है। अब यण संधि में क्या होगा, य, व, र, ल ये आते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इत्यादयः। और इत्यादयः का संधि विच्छेद क्या होगा, इति प्लस में आदि, इति आदि क्या बन जाएगा, इत्यादि बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि इति प्लस आदि इत्यत्र संधि ही वर्तते, कि यहाँ पर कौन सी संधि है, गुण संधि, उपपद संधि, वृद्धि संधि ही या फिर यण संधि। तो इति प्लस आदि में कौन सी संधि होगी, यहाँ पर संधि होगी यण संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है लरी प्लस आकृति ही इत्यत्र संधि ही स्यात्। यहाँ पर संधि है, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या फिर पररूप संधि। तो यहाँ पर कौन सी संधि है ये हमने बताना है। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, यण संधि है। लरी प्लस आकृति लाकृति बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, धात्रंसः अस्मिन् पदे संधि ही अस्ति। अब इसमें बताना है कि संधि कौन सी है, ठीक है। तो संधि कौन सी है ये हमने बताना है कि गुण संधि है, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यण संधि। धात्री प्लस अंशः, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और जो त के पैरों में री है, अब री को क्या बन गया, र बन गया, और आधा त और आधा ही र बन गया, और बाद में आ गया अ, तो त्र बन जाएगा ये, ठीक है। धात्र अंशः इसमें प्लस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, धात्रंशः। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, अधोलिखितेषु यण संधेः रूपम विद्यते, कि यहाँ पर नीचे लिखे गए शब्दों में यण संधि है। यण संधि किसमें है ये हमने बताना है। प्रत्युपकारः, मार्तंडः, गंगोगः, विद्यालयः। तो यण संधि का उदाहरण कौन सा है इन चारों में से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्युपकारः। क्या हो जाएगा, प्रत्युपकारः, ठीक है। और जो गंगोगः, इसमें कौन सी संधि है, इसमें वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। और विद्यालय में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। और प्रत्युपकारः में कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि यण संधि होगी। अब यण संधि कहाँ पर होगी, क्या रूल बनता है ये हमने बताना है कि आ, ई, ओ या फिर अ और ए हो, या दोनों ई हो, या ई के बाद अ हो, तो यण संधि होगी। कहाँ पर होती है, कौन सा इसमें इन चारों में से एक रूल तो लगता है, कौन सा वो होगा ये हमने बताना है। तो देखिए आ और ई, अ और ए, ई और ई, ठीक है। तो ये बताना, देखिए ये तो नहीं होगा क्योंकि इससे तो वृद्धि संधि हो जाएगी। ये भी नहीं होगा, इससे गुण संधि हो जाएगी। ये भी नहीं होगा, इससे दीर्घ संधि हो जाएगी। और जो बच गया ऑप्शन नंबर डी, ई प्लस में अ, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, य बन जाएगा,
ठीक है, तो ये यण संधि का शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि पितृ प्लस आकृति ही का शुद्ध संधि रूप है। पितृ प्लस आकृति ही का शुद्ध संधि रूप क्या है? पितृ आकृति ही, पित्राकृति ही, पतिकृति ही या पित्राकृति ही। तो इन चारों में से हमने बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, पितृ प्लस आकृति तो नहीं होगा, ये वैसे का वैसा तो आएगा नहीं। पतिकृति ही नहीं होगा, ठीक है, पित्राकृति भी नहीं होगा। अब रह गया क्या? ऑप्शन नंबर सी कि त और री। अभी हमने ये किया था धात्री अंशः वाला, जो धात्रंशः बना था, वैसे ही इसका क्या बन जाएगा? पित्राकृति बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अभी पहले हमने उदाहरण किया था धात्रंशः, धात्री प्लस अंशः, वही है धात्री प्लस अंशः, मतलब पितृ प्लस अंशः। उसी की तरह ये पित्राकृति बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मधु प्लस अरिहि इत्यत्र या इत्यस्य संधि पदम निर्णय। मधु प्लस अरिहि का हमने बताना है कि क्या संधि पद बनेगा। मधुरिहि, मधवारी, मधारिहि या मधवरिहि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, मधवरिहि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यण संधि का उदाहरण हमने बताना है, कौन सा होगा। देखिए, सबसे पहले है विद्या प्लस आल्यः विद्यालयः। ये बनता है दीर्घ संधि का। प्रिय विद्यार्थी, आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, गंगा प्लस ओघः गंगोगः, गुरु प्लस आदेश गुरुवादेशः, महा प्लस इंद्रः महेंद्रः। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, गुरुवादेशः। अब दूसरे क्यों नहीं बनते हैं? उनमें कौन सी संधि है? विद्यालय में तो आपकी होगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। ये स्वर संधि के पार्ट हैं। स्वर संधि के 5 जो भेद हैं उनमें से है दीर्घ संधि। गंगोगह में कौन सी होगी? वृद्धि संधि। महेंद्रः में गुण संधि होगी। और गुरुवादेशः में कौन सी संधि होगी? इसमें होगी यण संधि। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यद्यपि पद में कौन सी संधि है? यद्यपि पद में कौन सी संधि है? यण संधि, हल संधि, दीर्घ संधि या फिर विसर्ग संधि। तो जो यद्यपि पद है इसमें संधि होगी यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस में अपि, ये इसका संधि विच्छेद होगा। ई को क्या बन जाएगा? य, और य में अ जुड़ जाएगा, यह पूरा। ठीक है, और आधा द बच गया था तो वो क्या बन जाएगा? द्य। तो यद्यपि पद बन जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लाकृति ही में संधि विधायक सूत्र है। लाकृति ही में संधि विधायक सूत्र हमने बताना है, कौन सा है? वृद्धि रेचि, ऊरण रपरः, इको यणचि या फिर आद गुणः। तो लाकृति में संधि विधायक सूत्र कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इको यणचि। इसमें क्या होगा? इक को क्या हो जाता है? यण हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, धात्री प्लस अंशः में, धात्री प्लस अंशः में संधि कीजिए। संधि करनी है तो क्या बन जाएगा? धात्रंशः, धात्रंशः, धातुरंशः या धातुरंशः। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये तो हम पहले कर भी चुके हैं उदाहरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धात्रंशः। ठीक है, धात्री प्लस अंशः क्या बन जाएगा? धात्रंशः बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये है शुद्ध्युपास्य। ये कौन सा था? शुद्ध्युपास्य। ठीक है, शुद्ध्युपास्य में कौन सी संधि है ये हमने बताना है। हल संधि, प्रकृति भाव संधि, विसर्ग संधि या फिर अच संधि। तो शुद्ध्युपास्य में इन चारों में से कौन सी संधि होती है ये हमने बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अच संधि। अच संधि होगी, इसमें स्वर संधि होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, यण संधि कहाँ है? उपेंद्रः, लाकृतिः, नायकः, रामायणम। तो इन चारों में से बताना है कि यण संधि कहाँ पर है।
ठीक है, तो यण संधि कहाँ पर है? लाकृति ही में यण संधि है। उपेंद्र में गुण संधि है। कौन सी संधि है इसमें? गुण संधि। नायक में अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि। रामायणम ये अच्छ संधि है इसमें भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अधोलिखितेषु कः एकादेशः? नीचे लिखे गए में से किसमें एकादेश होता है? यणः, विसर्गः, पूर्व रूपम या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें एकादेश होता है ये बताना था हमने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यणः, यण संधि में। ठीक है, अगला प्रश्न है आद्यंतम पद का संधि विच्छेद है। क्या संधि विच्छेद होगा? आद्य प्लस अंतम, आदि प्लस अंतम, आदि प्लस अंतः, आद्य प्लस अंतः, अंतम। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदि प्लस अंतम। ठीक है, अगला प्रश्न दध्यत्र में संधि है। दध्यत्र में संधि है, कौन सी संधि होगी ये हमने बताना है। देखिए, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या पूर्व रूप संधि। तो दध्यत्र में कौन सी संधि है ये हमने बताना है। प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर करें पहले, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे उसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। ठीक है, जो घंटी का बटन दिया हो उसको ज़रूर दबा लें। देखिए, दध्यत्र में संधि है, कौन सी संधि होगी इसमें ये हमने बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यण संधि। ठीक है, अगला प्रश्न पितृर्थः का संधि विच्छेद है। पितृर्थः का संधि विच्छेद क्या है? पितृ प्लस अर्थः, पित्र प्लस अर्थः, पिता प्लस अर्थः या पितृ प्लस अर्थः। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पितृ प्लस अर्थः। अगला प्रश्न है अत्यधिक में संधि है। गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर हल संधि। तो अत्यधिक में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यण संधि। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।